आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन संपूर्ण भारत में। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, भारत के हर कोने और हर राज्य की होगी खबर वो जिसका आपसे होगा सीधा सरोकार, ताकि आप हमसे और हम आपसे सीधा जुड़ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। शुरुआत करते हैं केरल से। वहां की सुर्खियों पर सबसे पहले एक नजर। आज से 2 दिनों के वायनाड दौरे पर राहुल गांधी। सांसदीय बहाल होने के बाद पहली बार संसदीय क्षेत्र का करेंगे दौरा। केरल कांग्रेस ने की जोरदार तैयारी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। बोले, यूसीसी से देश में किसी को नहीं है कोई खतरा, इसके खिलाफ किया जा रहा है केवल झूठा प्रचार। सीएम स्टालिन की पत्नी दुर्गा स्टालिन ने गुरुवार में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाया। चंदन घिसने की मशीन भी दान दी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से देश में किसी के लिए भी खतरा नहीं है। उन्होंने नागरिकों से इसके बारे में गलत धारणाएं दूर करने और इसके खिलाफ चलाए जा रहे झूठे प्रचार से लड़ने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी का लक्ष्य विभिन्न धार्मिक समुदाय के धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को देश के प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों से प्रस्थापित करना है। चलिए तो केरल के बाद अब रुक करेंगे तमिलनाडु की टॉप न्यूज का। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 5वीं बार पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में जापान को 5-0 से हराया। मलेशिया से होगा खिताबी मुकाबला। जनवरी 2024 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित करेगा तमिलनाडु। सीएम स्टालिन ने किया लोगों का अनावरण। चेन्नई कोर्ट से अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को झटका। श्रम बीमा निगम की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 महीने की सजा सुनाई। तो चलिए तमिलनाडु की खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जापान को एक तरफा मुकाबले में रौंदकर अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है। पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार खेल दिखाने वाली टीम ने कप्तान मनदीप सिंह के नेतृत्व में अपने घर पर खेलते हुए फाइनल में जगह बनाई है। जापान के खिलाफ भारत ने 5-0 से एक तरफा जीत दर्ज की। चेन्नई में खेले जा रहे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भारत ने जापान को पीटकर फाइनल में शान से कदम रखा। भारत ने सेमीफाइनल में जापान को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने धमाकेदार खेल दिखाया। लीग स्टेज में टीम इंडिया ने 5 में से 4 मैच जीते। जापान के खिलाफ भारतीय टीम ने ड्रॉ खेला था। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर। कर्नाटक राज्य से वहां की सुर्खियों पर सबसे पहले एक नजर। भ्रष्टाचार के आरोप पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बड़ा बयान। बोले, अगर बीजेपी के लगाए आरोप साबित हो जाएं तो राजनीति से ले लेंगे संन्यास। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बसवेश्वर प्रतिमा का करेंगे उद्घाटन। अथानी शहर में विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला। सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता में साइबर सुरक्षा नीति को दी मंजूरी। और अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने कमीशन लिया है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। शिवकुमार ने अपने ऊपर कमीशन वसूलने का आरोप लगाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मंत्री आर अशोक पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनके आरोप झूठे साबित हुए तो क्या दोनों बीजेपी नेता राजनीति से संन्यास लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी से कमीशन लिया है तो आज ही राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बेंगलुरु विकास विभाग संभालने वाले शिवकुमार ने कहा कि बीबीएमपी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की जांच में सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। चलिए रुक करेंगे आंध्र प्रदेश की टॉप न्यूज का।
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बड़ा इनाम। वाईएसआर सुन्ना वड्डी योजना के तहत ब्याज का बोझ उठाएगी सरकार। सीएम ने किया 1353 करोड़ का भुगतान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दुग्गुबाती पुरंदेश्वरी का जगन सरकार पर हमला, कहा धन का दुरुपयोग कर ग्राम पंचायतों को कमजोर कर रही है सरकार। अभिनेता से नेता बने जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण का बड़ा बयान, कहा आंध्र से जगन की विदाई तक जारी रहेगी लड़ाई। तो चलिए खबर विस्तार से आपको बता दें, सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बीते दिन कोनासीमा जिले के अमलापुरम में वाईएसआर सुन्ना वड्डी योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ब्याज की राशि वितरित की। ये महिलाएं 9 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने समय पर अपने ऋण का भुगतान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने इनाम के रूप में कल 1354 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए ब्याज का बोझ उठाया। सीएम जगन मोहन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब हमारे घर में हमारी बहनें खुश होंगी तो हमारा परिवार खुश होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तेलंगाना से आई अहम खबरों की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीआरएस का ऐलान। सीएम केसीआर की बेटी के कविता निजामाबाद से लड़ेंगी चुनाव। मौजूदा सांसद अरविंद को देंगी चुनौती। बीजेपी सांसद संजय बंदी का बड़ा बयान, बीआरएस को बताया भ्रष्टाचार राक्षस समिति, कहा केंद्र द्वारा दिए गए पैसे खा गई केसीआर की सरकार। न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव वाले 3 बिल पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा मासूम शहरियों के हक के साथ खिलवाड़ कर सकती है सरकार। एआईएमआईएम करेगी बिल का विरोध। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन लोकसभा में बता दें आपको कि आईपीसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी सीआरपीसी में सुधार को लेकर 3 विधेयक पेश किए और इस दौरान शाह ने घोषणा भी की कि राजद्रोह कानून जो है वो खत्म होगा। और वहीं बता दें कि तीनों विधेयकों को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार 3 नए कानून लाई है जो देश में जुर्म, कोर्ट और पुलिस के ताल्लुक से कई बड़े बदलाव लाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि ये कानून सरकार को और गैर मामूली ताकतें देंगे और मासूम शहरियों के हक के साथ खिलवाड़ करेंगे। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि हम ऐसे तमाम बिल का विरोध करेंगे जिसमें मासूमों को बिना अपील, दलील या फिर वकील के जेल में बंद किया जाता है। और अब रुक करेंगे ओडिशा की टॉप न्यूज का। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आदिवासियों के लिए शुरू की मौज जंगल जामी योजना, भूमिहीन परिवारों को मिलेगी मदद। ओडिशा पुलिस की बड़ी पहल, नो एफआईआर रिफंड की होगी शुरुआत। ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार लोगों को मिलेगी राहत। ओडिशा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, महासमुंद होते हुए महाराष्ट्र जा रही 2 क्विंटल गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। चलिए खबर विस्तार से आपको बता दें, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार लोग बिना किसी कानूनी परेशानी के बैंक से रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। ओडिशा पुलिस ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शिकायतकर्ताओं को छोटे साइबर अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये मामला बीते दिन भुवनेश्वर में वाणिज्य राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में उठाया गया, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के हर मामले का पंजीकरण संभव नहीं है और इसीलिए रिफंड की सुविधा के लिए एक वैकल्पिक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें त्रिपुरा से, वहां की सुर्खियों पर एक नजर। पत्नी की हत्या के दोष में त्रिपुरा की कोर्ट ने एक युवक को दी आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। साल 2020 में हत्या को दिया गया था अंजाम। सीएम माणिक साहा ने प्रदेश के पहले डेंटल कॉलेज का किया दौरा। 1 सितंबर से कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने की जताई उम्मीद। तैयारियों का सीएम ने किया निरीक्षण। त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया रोखिया गैस थर्मल प्लांट का नवीनीकरण का काम। एडीबी बैंक की मदद से होगा थर्मल प्लांट का आधुनिकीकरण।
और अब खबरें विस्तार से। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने प्रदेश के पहले डेंटल कॉलेज का दौरा किया। 1 सितंबर से डेंटल कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने वाली है, जिसे लेकर सीएम माणिक साहा ने कॉलेज का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम माणिक साहा ने बताया कि राज्य के पहले डेंटल कॉलेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है, जिसकी पढ़ाई 1 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। कॉलेज में करीब 23 छात्र पहले ही नामांकन करा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर त्रिपुरा से हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC के निर्धारित नियमों के मुताबिक भारत सरकार और राज्य सरकार की अनुमति देने के बाद कक्षाएं औपचारिक रूप से शुरू हो सकती हैं। चलिए अब रुक करेंगे मिजोरम की टॉप न्यूज का। प्रदेश में शुरू हुआ जैविक विविधता संशोधन अधिनियम का विरोध। विपक्ष के साथ सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे विरोध। लोगों से की स्वतंत्रता दिवस पर काले झंडे लगाने की अपील। नेपोटिज्म के आरोपों से घिरा मिजोरम क्रिकेट बोर्ड। 3 बाहरी खिलाड़ियों को टीम में जगह देने का लगा आरोप। टीम के बेस्ट खिलाड़ी तरुवर कोहली को किया दरकिनार। मिजोरम पुलिस ने लुंगलई से जब्त किया 50 लाख का सोना। आरोपियों से बरामद की गोल्ड की 3 ब्रिक्स। पुलिस ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार। चलिए तो मिजोरम की खबर विस्तार से बताते हैं। संसद में पारित हुए जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 का प्रदेश में विरोध देखने को मिला, जिसे लेकर विपक्षी नेताओं समेत सामाजिक कार्यकर्ता विरोध दर्ज कर रहे हैं। मिजोरम के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से काले झंडे लगाने की अपील कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रुआट फेला ने मिजोरम के पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत और आदिवासी पहचान पर बुरा प्रभाव पड़ने की चिंता जाहिर करते हुए लोगों से विधेयक का विरोध करने की अपील की। और चलिए अब रुक करेंगे मेघालय की खबरों का। वहां की सुर्खियों पर एक नजर। मेघालय कैबिनेट ने अधिकारियों की विदेश यात्रा पर चलाई कैंची। अब साल में 2 ही यात्रा कर सकेंगे अधिकारी। पहली यात्रा सफल होने के बाद मिलेगी दूसरी यात्रा की मंजूरी। मेघालय के सोनापुर में फिर हुआ भूस्खलन। मणिपुर और मिजोरम से टूटा संपर्क। मार्ग खोलने में जुटा प्रशासन। मेघालय मॉडल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 दिवसीय शिलोंग सम्मेलन का आयोजन। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मेघालय कैबिनेट ने राज्य सरकार के अधिकारियों की विदेशी यात्राओं को सीमित कर दिया है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब अधिकारी साल में 2 यात्राएं ही कर सकेंगे और इसके साथ ही कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि अगर किसी अधिकारी को दूसरी यात्रा करनी पड़ रही है तो उसे इससे पहले पहली यात्रा की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। पहला दौरा संतोषजनक पाए जाने के बाद ही राज्य सरकार दूसरे दौरे की मंजूरी देगी। कैबिनेट मंत्री पॉल लिंगदोह ने बताया कि अब से संविदा कर्मचारियों सहित राज्य सरकार की किसी भी अधिकारी की विदेश यात्राएं प्रति वित्तीय वर्ष में 2 ही यात्राएं कर सकेंगे। चलिए रुक करते हैं मणिपुर की टॉप न्यूज का। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा पीएम 2 घंटे 13 मिनट संसद में बोले, सिर्फ आखिर में की मणिपुर की बात। पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने मणिपुर का किया दौरा। हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम का किया निरीक्षण। मणिपुर में हिंसा के कारण कई लोगों ने खोया अपना घर। मुस्लिम परिवार ने घर को बनाया राहत शिविर। बेघरों को दिया आसरा। चलिए मणिपुर की खबरें विस्तार से बता दें। हिंसाग्रस्त मणिपुर में धीरे धीरे हालात अब सामान्य होने लगे हैं। फिलहाल राज्य में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। इस दौरान सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने मणिपुर का दौरा किया। साथ ही पूर्वी कमान के प्रमुख ने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं नागालैंड की सुर्खियों पर। नागालैंड सरकार ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कैदियों की सजा में छूट देने का लिया फैसला। 36 कैदियों को सजा में दी राहत। नागालैंड में असम से पोल्ट्री उत्पादों पर लगाई रोक। दीमापुर में पोल्ट्री कारोबार हुआ ठप। अवैध सिंडिकेट के विरोध में डीलर्स ने असम से आयात पर लगाई रोक। नागालैंड की पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला का कोहिमा में शुभारंभ। बागवानी मंत्री ने किया किचन का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। नागालैंड सरकार ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य की जेलों में बंद 36 दोषी कैदियों को सजा में छूट और दोषी कैदियों को सजा में छूट देने का फैसला किया है। 15 अगस्त 2023 से सरकार का ये फैसला लागू होगा। जिन 36 कैदियों को छूट दी गई है
उनमें से केंद्रीय और जिला जेल में बंद कैदियों को राहत दी गई है। नागालैंड सरकार ने उन श्रेणियों के कैदियों की सजा माफ करने का फैसला किया है जिन्हें नागालैंड में आपराधिक क्षेत्राधिकार वाली अदालतों ने दोषी ठहराया है और कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 की शक्ति का प्रयोग करते हुए नागालैंड और बाहर की जेलों में बंद कई कैदियों को सजा में छूट देने का भी फैसला किया है। अब रुक करेंगे अरुणाचल की टॉप न्यूज का। अरुणाचल प्रदेश 13 से 16 अगस्त तक पूर्वोत्तर भारत एक्सपोजर टूर का करेगा आयोजन। समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का करेगा प्रदर्शन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटी प्रदेश सरकार। दिल्ली के निजी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा कंपनी के साथ किया त्रिपक्षीय समझौता। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने नफरा में आयोजित किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। विविधता में एकता रही कार्यक्रम की थीम। आइए खबरें विस्तार से बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश 13 से 16 अगस्त तक तवांग में पहली बार 4 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत एक्सपोजर टूर सह कन्वेंशन 2023 की मेजबानी करे। कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल शिलांग में आयोजित होगा। सम्मेलन का उद्देश्य है पूर्वोत्तर की इस्तेमाल न की जा रही क्षमता को फिर से खोजकर पर्यटन को फिर से स्थापित करना है। कार्यक्रम संभावित निवेशकों और पर्यटकों को क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का प्रदर्शन करेगा। टूर ऑपरेटर और वक्ता उत्तर पूर्व के कम ज्ञात क्षेत्रों में जाएंगे और यात्रियों को इन छिपे हुए रत्नों की ओर आकर्षित करने के लिए नवीन रणनीतियों का प्रस्ताव देंगे। और अब असम की खबरें, वहां की सुर्खियों पर एक नजर। असम में एक बार फिर से बिगड़े बाढ़ जैसे हालात। 6 जिलों में 27,000 लोग प्रभावित। धेमाजी जिले में 2 सड़कें और एक पुल क्षतिग्रस्त होने की खबर। असम में परिसीमन पर आई रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और एससी और एसटी रिजर्व के लिए सीटों की संख्या में इजाफा। 1 लोकसभा और 19 विधानसभा सीटों के नामों का क्या बदलाव। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। विपक्ष को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष को पीएम का भाषण आखिर तक सुनना चाहिए। और अब खबरें विस्तार से। असम में एक बार फिर से बाढ़ की वजह से स्थिति खराब हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के 6 जिलों में लगभग 27,000 लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि धेमाजी जिले में जोनाई, धेमाजी, गोगामुख और सिसी बोरगांव राजिस मंडल के 44 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर अभी भी जोरहाट जिले पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि आपको बता दें कि दिखो नदी शिवसागर में और धनसिरी नदी गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में खतरे के निशान के ऊपर है। बाढ़ की वजह से 18,400 से अधिक घरेलू जानवर भी प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में धेमाजी जिले में 2 सड़कें और एक पुल क्षतिग्रस्त होने की खबर है। और आइए अब रुक करते हैं सिक्किम की टॉप न्यूज का। मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। सिक्किम में जारी रहेगी मूसलाधार बारिश। कई जगह लैंडस्लाइड की जताई आशंका। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग का बयान। कहा, हमने समुदाय के बीच बनाए रखी है शांति। हिमालय राज्य में ना दोहराई जाए मणिपुर जैसी घटना। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने मनाया 6वां जन मुक्ति दिवस। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने की शिरकत। लोगों ने किया सीएम का जोरदार स्वागत। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने रंगपो खेल के मैदान में अपना 6वां जन मुक्ति दिवस मनाया है। 6वां जन मुक्ति दिवस मनाया है। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि एसकेएम 2018 से हर साल 10 अगस्त को जन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया रहा है। इस कड़ी में इस बार सत्तारूढ़ मोर्चा ने रंगपो में जन उन्मुक्त दिवस आयोजित किया और इस कार्यक्रम में अन्य राजनीतिक दलों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रुक करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों का। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का एक्शन। नाराज कार्यकर्ताओं की शिकायत पर बीजेपी के 3 नेताओं पर गिरी गाज। इंटरनेट मीडिया प्रभारी अभिषेक जसरोटिया को पद से हटाया। जम्मू में मौसम में उतार चढ़ाव जारी। देर शाम से शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश से राहत। 15 अगस्त तक बारिश के आसार। सांबा में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के किनारे गिरी दीवार। यातायात प्रभावित। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी प्रदेश संगठन ने 3 नेताओं पर कार्रवाई की है। बता दें कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने लंबी चर्चा के बाद पार्टी के इंटरनेट मीडिया प्रभारी अभिषेक को उनके पद से हटा दिया है। इसके साथ ही दक्षिण कश्मीर और उत्तरी कश्मीर की जिम्मेवारी देख रहे पार्टी के 2 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की गई है। वीर सराफ और मुदस्सिर वानी को प्रभार से मुक्त कर जम्मू मुख्यालय रिपोर्ट करने को कहा गया है। आइए अब रुक करेंगे हिमाचल की टॉप न्यूज का।
हिमाचल के चंबा में बड़ा हादसा, जवानों की गाड़ी खाई में गिरी, हादसे में 6 पुलिस वालों की मौत। हिमाचल में अब मनरेगा के कार्य की ड्रोन से होगी निगरानी, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। हिमाचल में बारिश से अब तक 6,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, 234 लोगों ने गंवाई जान, 200 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद। आइए हिमाचल की खबरें विस्तार से बता दें। भारी बारिश और भूस्खलन से हिमाचल में जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश से प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि 200 से अधिक सड़कें अभी भी बंद हैं और बहाली का काम चल रहा है। 200 से अधिक बिजली आपूर्ति योजनाएं अभी भी बंद है। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण रोजाना नुकसान हो रहा है। अब तक 6,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। जानमाल का नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बारिश से अब तक 234 की जान जा चुकी है। 900 से ज्यादा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 7500 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पंजाब में सरकार ने भंग की सभी पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद 25 नवंबर और ग्राम पंचायत चुनाव 31 दिसंबर को संभव। पंजाब में है 13,000 से ज्यादा पंचायतें। पंजाब में खुला वुमेन फ्रेंडली शराब ठेका, कांग्रेस और बीजेपी ने मान सरकार को घेरा। आपने बताया अफवाह, कहा नशा खत्म करने पर फोकस। अमृतसर में दिल दहला देने वाली ऑनर किलिंग की घटना, निहंग पिता ने बेटी को किरपान से काटा, फिर बाइक से बांधकर शव को घसीटा। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के जालंधर में महिलाओं के लिए स्पेशल शराब ठेका खुलने से राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि लंबा पिंड चौक पर शराब का एक ऐसा ठेका खुला है जिस पर वुमेन फ्रेंडली का बोर्ड तक लगा है और इसकी तस्वीरें सामने आई। सामने आते ही विरोधी नेता आप सरकार पर हमलावर हो गए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इसे शर्मनाक बताया, जबकि पंजाब भाजपा ने इसे सीएम पंजाब भगवंत मान पर उनका शराब के प्रति प्रेम बताते हुए तंज कसा है। दोनों पार्टी के नेताओं ने कहा कि नशे ने पंजाब की जवानी को बर्बाद कर दिया, लेकिन मान सरकार अब घर घर बर्बाद करने पर आमादा है। जबकि आप नेता मालविंदर सिंह कंग ने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि पंजाब सरकार नशा खत्म करने पर फोकस किए हुए है। और आइए अब रुक करते हैं हरियाणा की टॉप न्यूज का। सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के रामशरण माजरा गांव में किया जनसंवाद। मुख्यमंत्री ने गांव में 2 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र का किया शिलान्यास। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज होने वाली WFI चुनाव पर लगाई रोक, 28 अगस्त तक स्टे। ब्रजभूषण विरोधी दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन पहुंची हाईकोर्ट। नूह जिले में मोबाइल इंटरनेट पर बैन आगे बढ़ा, 13 अगस्त तक रहेगी रोक। हिंसा में अब तक 393 लोग अरेस्ट, 160 FIR दर्ज। तो खबरें विस्तार से बताते, भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 अगस्त तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने रोक हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर लगाई है। संघ के चुनाव यानी आज 12 अगस्त को होने थे। एसोसिएशन का आरोप है कि उनकी बजाय एक अन्य एसोसिएशन को इस चुनाव में भाग लेने की इजाजत दी गई है, जबकि वो WFI और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएटेड है। HWA के अध्यक्ष कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं, जिन पर पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण महिला पहलवानों को धरना देने के लिए उकसाने का आरोप लगाते रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधा राजधानी दिल्ली से अहम खबरें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम आग बुझाना ही नहीं चाहते, वो तो मणिपुर को जलाना चाहते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में गार्ड की तैनाती करेगी दिल्ली सरकार, मेयर शैली ओब्राय ने किया ऐलान। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश, खुफिया एजेंसियों को मिला इनपुट, सुरक्षा बढ़ाई गई। खबरें विस्तार से। मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सेना 2 दिनों में इस पूरी हिंसा को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन पीएम ने आग बुझाने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम आग बुझाना ही नहीं चाहते, वो तो खुद मणिपुर को जलाना चाहते हैं। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने 2 घंटे और 13 मिनट के भाषण में मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बोला। इन 2 मिनट में भी पीएम हंसकर मणिपुर का मजाक उड़ा रहे थे। मणिपुर का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। और अब रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की टॉप न्यूज का। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही, देहरादून नैनीताल समेत 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, नदियों से बढ़ा बाढ़ का खतरा। कोटद्वार में बारिश ने भारी तबाही मचाई, मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। देहरादून में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का कहर, एक दिन में मिले 984 मरीज,
दुगनी हुई प्लेटलेट्स की डिमांड। आइए खबरें विस्तार से बताते हैं। कोटद्वार में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। चूना महेड़ा गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां कई मकान ध्वस्त हो गए हैं, जबकि कई मकान मलबे में दब गए हैं। बारिश से प्रभावित इलाकों का सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया और इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष और विधायक कोटद्वार ऋतु खंडूरी भी मौजूद रही। सीएम धामी ने कहा, मैंने सभी स्थानों का दौरा किया, संबंधित प्रशासन कुशलता से काम कर रहा है। सरकार ने प्रशासन को आवश्यकता सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। वहां की सुर्खियों पर एक नजर। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आज गीड़ा में एथेनॉल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। रविवार को मोतीराम अड्डा में बड़े वेयर हाउस का करेंगे उद्घाटन। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत रविवार को खुलेंगे उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल। रोजाना की तरह मिलेगा मिड डे मील भी, शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे 9वें दिन भी जारी। जीपीआर की मदद से अब जांच करेगी टीम, बाहर आएगा जमीन के अंदर का सच। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर आएंगे और सीएम यहां आज एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करेंगे और वहीं रविवार को मोतीराम अड्डा में मुख्यमंत्री एक बड़े वेयरहाउस का उद्घाटन भी करेंगे। और ये दोनों इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में 1230 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इससे करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के निवेशकों का उत्साह बढ़ाने के लिए सीएम योगी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आएंगे। और बता दें आपको कि सेक्टर 26 में मेसर्स केयान प्राइवेट लिमिटेड की बॉटलिंग यूनिट का शिलान्यास भी करेंगे। चलिए बताते हैं आपको बिहार की टॉप न्यूज। विपक्षी एकता पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। मुंबई की बैठक में तय होगा INDIA का गठबंधन में कौन कहां से लड़ेगा लोकसभा चुनाव। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले, बीजेपी झूठ बोलने की फैक्ट्री, साजिश के तहत देश में करवाई जा रही हिंसा। सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को कोर्ट ने 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा। गाजियाबाद से हुई थी गिरफ्तारी। आइए खबर विस्तार से आपको बताते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को झूठ बोलने की फैक्ट्री बताते हुए कहा कि बीजेपी होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, इनका काम केवल हंगामा करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को बिहार के विकास और बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं है, उनका काम केवल हंगामा करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और अब खबरें पश्चिम बंगाल से। वहां की सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। पूर्वी मेदिनीपुर के कोलाघाट में पूर्वी भारत पंचायत कार्यशाला में लेंगे भाग। पश्चिम बंगाल में बीएड कर चुके लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। नहीं मिलेगी प्राइमरी टीचर की नौकरी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में केवल DLED प्रशिक्षित ही ले सकेंगे भाग। जादवपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्र की मौत पर राज्यपाल का बयान। बोले, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बढ़ते हैं आगे और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की प्राथमिक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में केवल DLED प्रशिक्षित ही भाग ले सकेंगे। बीएड प्रशिक्षित को मौका नहीं मिलेगा। बताया ये भी गया कि बीएड प्रशिक्षित नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी हाई स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कई आंदोलनकारियों को परेशानी में डाल दिया है। आपको बता दें कि साल 2014 में TIT पास करने वाले कई अभ्यर्थी शहर की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनमें से कई बीएड प्रशिक्षित हैं। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का यह भी दावा है कि इस फैसले में उन्हें व्यवहारिक तौर पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। आइए बताते हैं आपको झारखंड की टॉप न्यूज। कैबिनेट बैठक में हेमंत सरकार ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी। झारखंड के लोगों को 1 रुपए किलो मिलेगी चने की दाल। पश्चिम सिंहभूम जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ की मुठभेड़। एक जवान शहीद, एक घायल। इलाके में 8 अगस्त को चलाया जा रहा तलाशी अभियान। फाइलेरिया मुक्त झारखंड के लिए अभियान की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। 1 करोड़ 34 लाख लोगों को खिलाई जाएगी दवा।
आइए खबर विस्तार से बताते हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के जिलों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रखने का निर्णय शामिल किया है। इस फैसले के बाद राज्य के 7 जिले लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, खूंटी और दुमका अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग से आने वाले नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस के पात्र होंगे। साथ ही कैबिनेट बैठक में राज्य के लोगों को 1 रुपया किलो चने की दाल मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य छत्तीसगढ़, वहां की सुर्खियों पर एक नजर। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया चुनाव समिति की लेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ में सेनानी और शहीदों के गांव जाएगी बीजेपी। नवे विधानसभा क्षेत्र से शहीदों के गांव की मिट्टी जाएगी दिल्ली, बनाई जाएगी अमर वाटिका। छत्तीसगढ़ में एक आईएफएस समेत 6 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। सत्यनारायण राठौर को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी आईएफएस अरुण प्रसाद को सौंपा गया। सीएसआईडीसी का अतिरिक्त प्रभार। और चलिए खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक प्रदेश के 6 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। बता दें कि आदेश के मुताबिक आईएएस सत्यनारायण राठौर उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ अब खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। और वहीं आईएएस भुवनेश यादव को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आईएएस इफ्फत आरा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आइए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। आज सागर में संत रविदास मंदिर का करेंगे भूमि पूजन। 1582 करोड़ की सड़कों का करेंगे शिलान्यास। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। महूगंज को नया जिला बनाने का ऐलान। सीएम राइज स्कूल, सैटेलाइट टाउन सहित लिए कई अहम फैसले। कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र बयान पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का तंज। बोले, चुनाव के समय कांग्रेस को याद आती है हिंदुत्व की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे, जहां सागर के बड़तूमा में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास के भव्य मंदिर विशाल स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ढाना के एयर स्ट्रिप में आयोजित विशाल जनसभा संबोधित करेंगे। पीएम मोदी एनएचएआई की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 2 परियोजनाओं की 1582 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 2500 करोड़ की लागत से बने कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब राजस्थान की सुर्खियों पर सबसे पहले एक नजर। कांग्रेस के वॉर रूम अपने नेताओं पर जमकर बरसे सीएम गहलोत। कई नेताओं और मंत्रियों को लगाई फटकार। शख्स से जूते चटवाने की घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार को घेरा। कहा, लोगों को इंसान नहीं समझते हैं कांग्रेस। दलित से जूते चटवाने और पेशाब करने के आरोपों पर राजस्थान सरकार ने किया खारिज। प्रेस जारी कर आरोपों को बताया निराधार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं। उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में हो रही घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस विधायक पर एक शख्स ने जूते चटवाने का आरोप लगाया और इस पर घटना पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत का विधायक इस शख्स के साथ इस तरह से अत्याचार कर रहा है और प्रदेश के मुखिया चुप है। इस पर तंज कसते हुए शेखावत ने यह भी कहा कि ये लोगों को इंसान नहीं समझते। ये अंग्रेजों के वंशज। इन्हें लगता है कि बस इनको ही अधिकार है जीने का, बाकी सब इनकी गुलामी करें। सबसे पहले एक नजर। मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात हाई कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट में पेश होने से मिली छूट। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर टिप्पणी करने का आरोप। सूरत में पिस्तौल दिखाकर बैंक में 13 लाख की डकैती। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की घटना। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुजरात के बाबला बागोदरा हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर। हादसे में 10 की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल।
और अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को मानहानि मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों नेताओं को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है। हालांकि दोनों नेताओं के जमानत वारंट पर आवेदन को भी रोक दिया गया है। बता दें कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होनी है और वहीं हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई 29 अगस्त को होगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर गुजरात यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप है। आइए अब रुक करते हैं महाराष्ट्र के टॉप न्यूज का। आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए ने की 7वीं गिरफ्तारी। आईईडी बनाने और आरोप में भिवंडी से साकिब को किया गिरफ्तार। नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 17 महीने बाद मिली जमानत। एनसीपी का बयान, अब समीर वानखेड़े जेल जाने का इंतजार। संजय राउत ने नारायण राणे के खिलाफ दर्ज कराया बयान। 15 जनवरी 2023 को झूठी टिप्पणी के मामले में दर्ज कराया था मानहानि का मुकदमा। आइए खबर विस्तार से बताते हैं। एनआईए ने महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में 7वीं गिरफ्तारी की है। आरोपी साकिब नाचन को ठाणे जिले के भिवंडी से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने एक बयान में बताया कि इस मामले में अब तक 7 लोगों को दबोचा जा चुका है। बयान में कहा गया कि आरोपी शामिल साकिब नाचन को ठाणे के पड़गा क्षेत्र स्थित उनके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। वो विदेशी आतंकी संगठन आईएसआईएस की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल था। एनआईए ने दावा किया है कि वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आईईडी निर्माण, प्रशिक्षण और परीक्षण में शामिल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रुक करेंगे गोवा से आई सुर्खियों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 से 24 अगस्त तक गोवा का दौरा करेंगी। 23 अगस्त को विधानसभा के विशेष सत्र को कर सकती हैं संबोधित। गोवा चला रहा रेबीज मुक्त अभियान। पड़ोसी राज्यों में शुरू किया आवारा कुत्तों का टीकाकरण। मिशन रेबीज के तहत चलाया अभियान। मुंबई से गोवा तक पहुंचने वाला नेशनल हाईवे अगले साल तक होगा पूरा। मात्र 6 घंटे में मुंबई से पहुंच सकेंगे गोवा। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 से 24 अगस्त तक गोवा के दौरे पर रहेंगी। कार्यक्रम के तहत 23 अगस्त को शाम 4 बजे गोवा विधानसभा में एक विशेष सत्र को संबोधित करने की बात कही जा रही है। और पिछले साल जुलाई में 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू की पहली बार राज्य की यात्रा है। तो चलिए, संपूर्ण भारत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।